नमस्ते प्रज्ञापुंज। मैं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रज्ञापुंज चैनल साधना से समाधान। जैसा मित्रों आपको पता है कि हर हफ्ते हम एक शख्सियत या व्यक्तित्व लेके आते हैं जो कि समाज में उत्कृष्ट कार्य किए हों, जिससे कि दशा और दिशा दोनों का निर्धारण किया हो। लेकिन आज एक हम ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पे उपस्थित तो नहीं है लेकिन जीवंत हैं। अगर हम यूँ कहें तो वो आज भी बनारस में लाइव हैं और उनकी जो छठी पीढ़ी है हमारे सामने बैठे हुए हैं श्री प्रदीप नारायण सिंह जी, और जो कि अगर देखा जाए तो बनारस में किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। और ये एक कहें तो भूली बिसरी एक क्रांति की कहानी है। तो सर, आपने प्रज्ञापुंज के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे दर्शक सर आपका परिचय आपसे सुनना चाहते हैं सर। मैं प्रदीप नारायण सिंह जगतगंज राज परिवार का एक सदस्य हूँ और काशी राजवंश के 12वीं पीढ़ी का अंश हूँ और बाबू जगत सिंह जो कि महान स्वतंत्रता संग्रामी थे उनकी छठी पीढ़ी का अंश हूँ जी। हम लोग अपने सवालों का सिलसिला सर शुरू करते हैं। सबसे पहला सर जो है 1799, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि क्या ये 1857 की जो क्रांति की ये पहली बीज थी, ये भी हमारा सवाल रहेगा। तो शुरुआत कैसे हुई और अंग्रेजों से उन्होंने सीधी जो चुनौती ली उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो रिसर्च हम लोगों ने किया उससे ये बात सामने आई कि 1795 के बाद ही उनके अंदर एक आग प्रज्वलित हो गई थी कंपनी शासन के विरुद्ध और ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध। 1798 में लखनऊ अवध के नवाब वजीर अली जी को अंग्रेजों ने हटा दिया, डिस्पोज कर दिया और वो काशी में आके निवास करने लगे। वजीर अली जी का संपर्क बाबू जगत सिंह से हुआ। वजीर अली ने ये समझा होगा कि सबसे ताकतवर, सबसे ज़्यादा जिनको जन समर्थन है और जो अपने बात के धनी व्यक्ति हैं, तो वजीर अली जी ने एक इच्छा व्यक्त की कि अंग्रेज़ों के खिलाफ वो विद्रोह करना चाहते हैं। तो जगत सिंह ने कहा कि मैं भी इसका पक्षधर हूँ। फिर ये लोग दोनों मिले। ये अक्टूबर 98 की बात है, सितंबर या अक्टूबर 1798 को। उसके बाद तमाम आपस में बातें हुई, तमाम जगतगंज कोठी में और जो माधवदास गार्डन है वर्तमान में, राधा स्वामी बाग आज के सामने जहाँ रहते थे वजीर अली जी, वहाँ तमाम बैठकें हुई और बाबू जगत सिंह ने इसका बीड़ा उठाया, क्योंकि वजीर अली जी का कोई ज़्यादा संपर्क काशी और पूर्वांचल में नहीं था। तो बाबू जगत सिंह ने करीब 60 जमींदारों को एकत्रित किया, उनसे बातचीत की, जो कि वो पहले से 95 से करते आ रहे थे। और इसमें पूरे पूर्वांचल के जमींदार थे, गाजीपुर, सिवान जो बिहार का क्षेत्र है, आजमगढ़, बलिया, मतलब गाजीपुर का ही अंश था उस समय। बलिया एंड आजमगढ़ वो गाजीपुर ही जिले में आता था। और इधर पूरा भदोही, गोपीगंज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, काशी, ये सारे लोगों से बात करके और करीब 60 जमींदारों का कमिटमेंट लिया कि हाँ हम लोग साथ रहेंगे। उसके बाद तैयारियां चालू की गई और 14 जनवरी 1799 को ये विद्रोह हुआ। मैं विद्रोह इसलिए कहूँगा कि जो आर्काइवल एविडेंस है उसमें रिबेलियन लिखा हुआ है। तो ये विद्रोह हुआ और किन्हीं कारणों से ये विद्रोह 2 महीना पहले जल्दबाजी में करना पड़ा। क्यों?
क्योंकि कंपनी शासन ने ऐसा निर्देश दिया वजीर अली खान को कि आपको काशी से कलकत्ता जाना है, अब काशी में नहीं रहना। तो उन्हें जनवरी ही में शिफ्ट करने की बात हुई। तो फिर करीब एक हफ्ते 10 दिन की तैयारी पे ये विद्रोह हुआ, जो कि और व्यापक हो सकता था यदि ये 2 महीने बाद होता। जी सर, इसके कुछ उदाहरण भी हमको बनारस में मिलते हैं, जैसे कि मकबूल आलम रोड पे, वो भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। देखिए, मैं जब रिसर्च कमेटी बनाया तो उसमें बनारस के तमाम लोग थे, सभी विद्वान थे और सभी लोग कंधे से कंधा मिला के साथ निष्ठा के साथ काम किए। उसमें एक डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार भैया हैं, हमसे सीनियर हैं और एनसीसी में मेजर रहे हैं और यूपी कॉलेज में ज्योग्राफी के लेक्चरर थे, रिटायर्ड हैं। उन्होंने ये कब्र खोजी जो कि मकबूल आलम रोड में है, और जब उस कब्र के प्लेट की सफाई की गई और सबसे भव्य वो कब्र है ईसाइयों के कब्रिस्तान में, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि इन अंग्रेज अधिकारियों की ये कब्र है जी। और 14 जनवरी 1799 के हुए विद्रोह में ये शहीद हुए। और सबसे आश्चर्यजनक है, शायद दुनिया में ये पहली कब्र होगी जिसमें मरने वाले के साथ मारने वाले का भी नाम अंकित है। जी, वो आज भी प्रत्यक्ष उदाहरण है, यही है। जी मित्रों, इसको जो है मकबूल आलम रोड पे अगर जाएंगे तो काफ़ी बड़े क्षेत्र में, हमको लगता है कि 4-5 बीघे में ये कब्र है और आज भी वो कब्र उपस्थित है और इसको आप लोग देख सकते हैं। और वो एक तरीके से देखिए तो धरोहर है, अगर देखा जाए तो वो धरोहर है बनारस के। इसी क्रम में सर हम आगे बढ़ते हैं। वो कब्रिस्तान है, केवल वही कब्र नहीं है, ये क्रिश्चियन लोगों का कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड है। तो सर, जब ये विद्रोह जब हुआ और उसके बाद जब वो पकड़े गए, या यूं कहें कि गद्दारों द्वारा, मुखबिरी द्वारा पकड़े गए, तो अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा दी थी, जहां तक हम लोगों ने इसको रिसर्च किया है और पढ़ा हुआ भी है। उसके बाद उनके फांसी की सजा को कन्वर्ट कर दिया गया आजीवन कारावास में। उस समय सर आपके हिसाब से उनकी मनोदशा क्या रही? देखिए, जब उन्होंने विद्रोह किया, पहले तो आपको संशोधित कर दूं कि ये 14 जनवरी का विद्रोह, 14 जनवरी 1799 को विद्रोह हुआ। विद्रोह असफल रहा कुछ मायनों में। बनारस में काफ़ी कत्ल गारत हुई, सारी चीज़ हुई, यहाँ के कोतवाल और भी मारे गए, यहाँ कोतवाल भी बदल दिए गए 1 दिन 2 दिन के लिए। लेकिन वजीर अली जी शाम को 14 जनवरी को काशी से निकल गए, छोड़ दिया काशी जी। अब आप कह रहे हैं मनोदशा की बात, तो मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि जगत सिंह और जगत सिंह के जितने लोग थे वो काशी छोड़ के नहीं गए, और अंग्रेज कंपनी शासन को, ब्रिटिश शासन को उनको गिरफ्तार करने की योजना बनाने में और हिम्मत जुटाने में 2 महीने 5 दिन का समय लगा। और 18 मार्च 1799 को जगतगंज कोठी से पूरी ब्रिटिश आर्मी ने घेरा जगतगंज को, तो वहीं से उनकी गिरफ्तारी हुई। और ब्रिटिश योजना के साथ जितने लोग इनके साथी थे जो अंत तक साथ दिए थे, उन सबकी गिरफ्तारी एक ही दिन हुई, 18 मार्च को। तो अगर कोई मनोदशा ऐसी रही होती, क्योंकि जगह जगह फांसी दी जा रही थी, जगह जगह कितने सैनिक मरे इधर से, कितने उधर से, ये तो ऑफ द रिकॉर्ड कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन जिन लोगों के ऊपर मुकदमा चला, जो मुख्य लोग थे, उनके ऊपर चला है।
न ब्रिटिश सैनिक कितने मारे गए और कितने मारे गए उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं। तो मैं नहीं मानता हूँ कि अगर उन्होंने कुछ किया तो उनको किसी बात का भय था या कोई दिक्कत थी। हाँ, अंग्रेजों को जरूर ये भय था कि मैं गिरफ्तार करूंगा बाबू जगत सिंह को तो इसका परिणाम क्या है। जी सर, इसमें एक सवाल ये भी आ जाता है कि जैसे कि वो अगर आजीवन कारावास हुआ तो क्या हमको सेलुलर जेल में उनकी चीज़ें मिलती हैं? नहीं, देखिए सेलुलर जेल तो उस समय बनी ही नहीं थी। जी। आपकी जानकारी को सुधार कर दूं कि सेलुलर जेल 1900 कुछ में तैयार हुई है, 1901 में। तो ये तो 1799 की बात जी। और 22 जुलाई 1799 को यहाँ निजामत अदालत, जो कि हाई कोर्ट कही जाती थी, कलकत्ता से विशेष ऑर्डर आया कि निजामत अदालत काशी में बैठेगी इस विद्रोह के सुनवाई के लिए। रजिस्ट्रार जनरल ने एक ऑर्डर दिया उस समय के और काशी में सुनवाई चालू हुई जून से और 22 जुलाई को इनको फांसी की सजा, डेथ सेंटेंस सुनाया गया, क्योंकि प्रमुख योजनाकार थे ये। परदेश के पीछे से रह के सारी व्यूह रचना इन्होंने की थी। तो उस कॉन्स्पिरेंसी के लिए इनको सजाए मौत हुई निजामत अदालत से। लेकिन आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि 22 जुलाई को इनको फांसी की सजा होती है और 23 जुलाई को वो आजीवन कारावास में बदल दी जाती है, ये कहते हुए कि ब्राह्मण को फांसी नहीं दी जा सकती है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बहुत से ब्राह्मणों को फांसी दी गई थी। मेरा ये मानना है कि जगत सिंह को फांसी देने की उस समय अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी। जी। सर, इनके व्यक्तित्व को रिसर्च करने पर ये चीज़ जाती है कि सारनाथ जैसे कि इंटरनेशनल प्लेस है और ऐतिहासिक स्थल है, वहाँ पे इनका क्या संबंध था और ऐसा इन्होंने क्या खोज किया कि इतिहास की कई अध्याय बदल गई? देखिए, दुर्भाग्य रहा है कि इतिहासकारों ने जिस कारण से, या तो वो लोग उसके डीप में नहीं गए या जो अंग्रेजों ने गजेटियर में लिख दिया उसी को लेके चले। बहुत बड़े बड़े विद्वान, मुरारी शरण अग्रवाल जी जो कि एक बड़ा नाम है, राजा मोती चंद जी जो काशी में एक बड़ा नाम है, सी भट्टाचार्य, या तमाम जितने इतिहासकार हैं, इन्होंने जो अंग्रेजों ने लिखा कहा उसी को लेके ये लोग आगे चलते रहे। अब जैसे सारनाथ है, ये सारनाथ शिवपुर मौजा में आता था और शिवपुर के वो जमींदार थे बाबू जगत सिंह। तो जब 1787 में उन्हें जगतगंज एक बाजार और मोहल्ला निर्माण का उनको ऐसी सोच हुई, तो ईंट और पत्थर के लिए कारिंदों ने बताया होगा, क्योंकि वो भयंकर जंगल था, वहाँ पे टीला लगा हुआ है ईंट का, पत्थर का, तो ऐसा जानकारी कारिंदों द्वारा दी गई होगी उनको। तो उन्होंने कहा कि इसको ले आओ, क्योंकि उस समय कोई एएसआई या पुरातत्व महत्व की तो कोई बात थी नहीं। जी नहीं। तो वो ले आया जाने लगा। वो जो वर्तमान में धर्मराजिका कहा जाता है वही जगत सिंह स्तूप था, उसी को इन्होंने निकाला, उसमें से पत्थर आने लगा, यहाँ ईंटें आने लगी। तो जब वो 6 फीट हाइट पे रहा तो उसमें एक बड़े पत्थर के बॉक्स के अंदर हरे रंग की सिलेंड्रिकल पात्र मिला जिसे मंजूषा कहा जाता है, और उसमें मानव अस्थियां थीं। मानव अस्थियां को बुद्धिस्ट रेलिक्स कहते हैं, धातु कहते हैं। तो मानव अस्थि थी जिसमें हाथ के 2-3 अस्थियां थीं बुद्ध भगवान की, और तमाम बेशकीमती रत्न थे, ज्वेलरीज थी, मोती थे, मानिक थे,
बेशकीमती उसमें रत्न भी थे। तो कारिंदे इनके पास ले आए और बताए कि ऐसी ऐसी है। तो इन्होंने ये भाई सनातनी थे, सर्वधर्म संभाव के व्यक्ति थे और काफी प्रकांड विद्वान भी थे, धर्मशास्त्र के भी एंड फारसी के भी बहुत बड़े विद्वान थे। तो उन्हें अंदाज लग गया कि ये कोई ऐतिहासिक महत्व की चीज है, और तो उन्होंने उसी समय खनन रुकवा दिया और अस्थियों को हिंदू सनातनी परंपरा के अनुसार गंगा में प्रवाहित किया। बट वहाँ लिखा गया था कि गंगा में फेंक दिया। तो ये तो उसी समय से दिमाग में था कि अगर फेंकना ही था उन्हें, तो उन्होंने वरुणा नजदीक थी सारनाथ के, वहाँ क्यों नहीं फेंक दिया, किसी तालाब में क्यों नहीं फेंक दिया। तो वो प्रवाहित किया गया और बाकी सारे सामान तत्कालीन रेजिडेंट जोनाथन डंकन जी को दे दिए गए कि आप इसे कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी में जमा कर दें, क्योंकि वो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की बनाई हुई एक सोसाइटी थी जो पुराने सामानों का कलेक्शन करती थी। तो उनको दे दिया गया। जी अगला सवाल सर इसी से निकल के आता है कि जब आपने इसमें हम एक बात और बताएंगे। जी बिल्कुल। जो कि अभी 4-5 महीना पहले हम लोगों के रिसर्च में क्लियर हुआ। जोनाथन डंकन महोदय ने एशियाटिक सोसाइटी की जो ओरिजिनल वॉल्यूम थी, जिसको 5th वॉल्यूम, जो कि 1797 में ओरिजिनल प्रिंट हुई, रीप्रिंट 1799 में हुई, उसमें एक रिपोर्ट दे दिया कि मैंने ये सारा सामान एशियाटिक सोसाइटी में जमा कर दिया। तो भाई अब जोनाथन डंकन साहब रेजिडेंट कमिश्नर तत्कालीन बड़े खुर्राट अधिकारी, जब उन्होंने लिखा तो ये माना जाएगा कि भाई सत्य उन्होंने जमा कर दिया। लेकिन अगर दयानंद साहनी जी, राय बहादुर दयानंद साहनी जी की 1912 की लिखी हुई किताब देखी जाए तो उसमें उन्होंने लिखा है कि अनफॉर्चुनेटली इतने बेशकीमती सामान और वो कास्केट और सब डिसअपियर हैं एशियाटिक सोसाइटी से। अब हम लोग कलकत्ता गए, एशियाटिक सोसाइटी में मिले, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर महोदय से निवेदन किया कि साहब देखिए ये डॉक्यूमेंट बता रहा है। उन्होंने कहा, उन्होंने हम लोगों के आग्रह पे हमारे रिसर्च स्कॉलर को लाइब्रेरी एक्सेस दिया और लाइब्रेरी एक्सेस में कलकत्ता की रिसर्च बच्ची लीलाश्री दास गुप्ता ने वहाँ सारे आर्काइवल एविडेंस को चेक किया। करीब 52 वॉल्यूम जो उनके आर्काइवल एविडेंस थे सामान के, जो वहाँ जब से एशियाटिक सोसाइटी खुली है टिल डेट तक। और इतना बड़ा दुर्भाग्य और इतना बड़ा झूठ कि डंकन साहब ने सामान जमा ही नहीं किया वहाँ। तो एशियाटिक सोसाइटी से गायब होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये महोदय चुरा ले गए क्या किए, ये फर्दर रिसर्च का विषय। जी सर रिसर्च पे ही आते हैं हम लोग कि आपने बाबू जगत सिंह जी पे एक रिसर्च फाउंडेशन बनाया है, तो सबसे बड़ी सर इसमें चुनौती जो है वो आपको क्या मिली या क्या सामना किया आपने? ये हम लोगों के पास कोई पेपर तो थे नहीं जी। अब एक 1997 में दैनिक जागरण में आया था स्वतंत्रता आंदोलन में काशी का योगदान, एक सीरीज आई थी, उसमें बाबू जगत सिंह के भी विषय में दिया हुआ था। हालांकि सब तथ्य उसमें सही नहीं थे, वजीर अली जगत सिंह का दिया था। और सारनाथ का तो हमेशा लगता था कि भाई इतने जो इस टाइप के हमारे पूर्वज हैं जो कि धार्मिक हैं, अच्छे प्रवृत्ति के हैं, तो वो ऐसा कार्य अनजाने में उन्होंने वहाँ किया, लेकिन जैसे ही उनको ज्ञान हुआ उन्होंने रोक दिया। तो
और उसके बाद जब रिसर्च और आगे बढ़ी है तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो ब्रिटिशर्स अपने को क्लेम करते हैं कि हम फादर ऑफ आर्कोलॉजी हैं, हमने ये किया सारनाथ को, वो किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सारनाथ के सारे बहुमूल्य सामानों को ये उठा के ले गए। हर जगह के बुद्धिस्ट साइट से जितने वैल्यूएबल चीजें थी ये ले गए हैं, चाहे वो पिपरिया हो। पिपरिया का अभी क्लियर ही हो गया है, वापस आया है भारत सरकार के निवेदन पे और गोदरेज इंडस्ट्री ने खरीदा है। तो ये कोई भी धरोहर को तोड़ते थे तो ये बहुमूल्य सामान खोजने के लिए तोड़ते थे। इनको कोई भी पुरातात्विक महत्व के सैंडस्टोन पत्थर से कोई लेना देना नहीं था। मिस्टर कनिंग मैकेंजी ने किया, जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। उसके बाद 1934-36 में लॉर्ड कनिंघम ने किया, वो उसी मजदूर द्वारा किया गया जो कि बाबू जगत सिंह का ही संतरास था, जिसका नाम शंकर था, उसको खोज के कराया गया। तो उसमें कोई बहुमूल्य सामान मिला नहीं और इवन कनिंघम महोदय ने पूछा उस लेबर से कि भाई बहुमूल्य सामान कहाँ गए जी। हाँ, तो उन्हीं की रिपोर्ट में लिखा है 1965 में कि वो लेबर ने बताया कि उसी समय बड़े साहब को दे दिया गया। बड़े साहब को ब्रैकेट में कनिंघम महोदय ने क्लियर किया है जॉनथन डंकर। तो विध्वंसक के रूप में बाबू जगत सिंह को पेश किया गया कि सारनाथ का विनाश कर दिया, नष्ट कर दिया, विध्वंस कर दिया, और खुद को ये लोग बहुत बड़े मतलब संरक्षक के रूप में लेके आए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे अंग्रेज अधिकारी गड़बड़ थे, उसमें कुछ लोग अच्छे भी थे, जैसे शेरिंग हैं, ये हैं, उन्होंने अपने इनके कुकुत्रों को कंडेम्ड भी किया है अपने। तो हर समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी। सर, इसमें थोड़ा सा एक इतर मैं थोड़ा सवाल पूछ रहा हूँ, तो क्या अशोका पिलर जो मिला, तो क्या हम मान सकते हैं कि बाबू जगत सिंह जी की ही उपलब्धि थी, जो कि उसको बताया गया कि कुमार देवी द्वारा ये है? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने उस क्षेत्र को संरक्षित किया। 1787 से लेके 1930 के बाद तक वो जगत सिंह स्तूप ही कहलाता रहा, धर्मराजी का। जी जी। तो अब आप ये समझें कि उस जगह को संरक्षित किया था। हाँ, अंग्रेजों ने जगह जगह तोड़ के वहाँ से सामान उठा के डंकन ब्रिज जो बन रहा था उसमें तमाम मूर्तियाँ, 48 मूर्तियाँ पत्थर वरना के धारा को रोकने के लिए डाली गईं। 1848 से 1852 तक क्वींस कॉलेज बना, जो कि वर्तमान में संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है। उसकी बिल्डिंग बनाने में तमाम सारनाथ से पत्थर ले आके लगाए गए। तो अगर आर्काइवल को ये महत्व देते तो वो उस स्थान के पत्थरों का इतना दुरुपयोग तो न किए होते। जी बिल्कुल सही बात, मेरा मानना है। और सारनाथ एक आर्काइवल जगह है, एक पुरातात्विक महत्व की जगह है। ये तो 1787-88 में जब बाबू जगत सिंह ने वहाँ डिगिंग की, उसके बाद ही जानकारी हुई, उसके बाद तमाम लोगों ने किया। अगर हम इसी को अगले कड़ी में सब देखें तो जो शोध अभियान चल रहा है वो कितने वर्षों तक चला, और उसकी मेन उपलब्धि जो एक फिल्टराइजेशन होता है, फिल्टर्ड किया हुआ, वो क्या है? देखिए, ये 2019 में ये कमेटी बनी और फिर और लोग भी जुड़े उसमें, और 2023 दिसंबर में ये किताब द लॉस्ट हीरो आई।
और उसके बाद और फर्दर रिसर्च हुआ तो ये वाणी प्रकाशन से बाबू जगत सिंह की किताब आई अगस्त 2024 में। इसमें और मटेरियल है, एग्जैक्ट हिंदी रूपांतरण नहीं है, अभी भी रिसर्च चल रहा है। इस रिसर्च से काशी के इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन है और देश के इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन है कि 1857 एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं, वो लार्ज स्केल में था, बट जो 14 जनवरी 1799 को हुआ था वो भी एक स्वतंत्रता संग्राम ही का विद्रोह था, क्योंकि 1857 को भी अंग्रेज तो एक म्यूनिटी मानते हैं, विद्रोह मानते हैं। वो संग्राम वर्ड तो भाई सरकार दे सकती है या कोई और दे सकता है, उनके हिसाब से तो वो विद्रोही हुए, रिबेलियन हुए। तो ये 58 साल पहले जी 1857 से 58 साल पहले काशी में, पूर्वांचल में विद्रोह की पहली प्रॉपर सशस्त्र विद्रोह की, योजनाबद्ध विद्रोह की चीजें सामने आई हैं। और ये कोई किस्सा कहानी है नहीं, ये पूरा आर्काइवल एविडेंस से चीजें हैं और ये सारे एकेडमिक जगत में सारे प्रोफेसर लोगों को दी गई हैं और करीब करीब सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया है। तमाम जर्नल्स में इसके रिव्यू हुए हैं, विदेशों में रिव्यू चल रहे हैं। तो एक तरीके का इतिहास परिवर्तित हुआ जी, और सारनाथ का भी परिवर्तित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर इसी रिसर्च पे ही अगली जो हमारी सवाल है कि बाबू जगत सिंह रिसर्च फाउंडेशन के तहत परियोजनाओं या प्रकाशों पे जो काम हो रहा है उस पे जिसमें कि आने वाली पीढ़ियां को कितनी गहराई से योगदान होगा उसमें? देखिए, मैं आने वाली पीढ़ियों को तो यही निवेदन करूंगा कि वो किताब को पढ़ें, जानें, अपने देश को जानें, अपने पूर्वजों को जानें। क्योंकि देखिए, अब बाबू जगत सिंह सिर्फ मेरे पूर्वज तो रह नहीं गए, बिल्कुल सही। वो तो जाति धर्म से ऊपर उठ के एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो कि सबके हैं, पूरे देश के हैं, केवल मेरे तो हैं नहीं। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हुए, भगत सिंह हुए, या राजगुरु हुए, या अशफाकुल्ला खान हुए, तो ये तो सामान्य से उठ के हैं और किसी व्यक्ति विशेष के नहीं रह गए, देश के हुए। तो उस समय के इतिहास में दिक्कत क्या है जो हमें समझ में आया है कि मॉडर्न हिस्ट्री पीरियड में काम थोड़ा सा करने की आवश्यकता है। शिक्षण संस्थाओं को, जो वर्तमान पीढ़ी है, अच्छे रिसर्च स्कॉलर्स को उस पीरियड में काम करने की आवश्यकता है। मैं यही निवेदन करूंगा आने वाले रिसर्च स्कॉलर से, यंग रिसर्च स्कॉलर से, कि इस क्षेत्र में देश में काम होना चाहिए। बहुत से नायक नायिकाएं निकलेंगी, जैसे बाबू जगत सिंह आए हैं, ऐसे और भी प्रदेशों में, देश में चीज़ें निकलेंगी जो कि इतिहास के गर्त में डूबी हुई हैं। और जिस समय ये सारी चीज़ें आएंगी तो वो एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी बाबू जगत सिंह के लिए और उन तमाम शहीदों के लिए जो शहीद हुए हैं उस समय। ये लास्ट सवाल सर, क्योंकि आपका समय काफ़ी कीमती है, आपके अनुसार इसके बाद अभी मैं थोड़ा सा एक चीज़ और क्योंकि सर सुनने में जो हमारी रिसर्च टीम आई है कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वो तो ये मानने को तैयार हो गई है कि खोज जो है वो इन्हीं की द्वारा दी गई है। तो ये कब तक सर रिलीज होगा? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये उनका विषय है, जो कि मेरा काम है तथ्यों को अवगत कराना। वो कब निर्णय लेंगे? एक प्लेट तो बदला है उन्होंने धर्मराजिका का जो गलत लिखा हुआ था, अब पूरा सारनाथ का उन्हें बदलना है।
जगत सिंह को महत्व देना है, अंग्रेजों का महत्व को कम करना है, तो ये तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्वयं में एक सक्षम संस्थान है। वो हर तरीके से हर कसौटी पे देख के हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो शीघ्र करेगा। अब क्या करेगा ये तो कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, ये तो भाई गवर्नमेंट की चीज़ है, मैं कैसे कह सकता हूँ इस पर। जब करेगा तो सभी को जानकारी बिल्कुल सर। सर लास्ट सवाल ये है कि आपके अनुसार आज की पीढ़ी को बाबू जगत सिंह जैसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों से क्या मतलब प्रेरणा लेनी चाहिए सर? देखिए, वो एक विद्वान भी थे और सर्वधर्म समभाव के व्यक्ति थे उस समय, और उस समय जो लड़ाइयाँ हुई उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों मिल के लड़े हैं, ये भी सत्य है। तो मैं यही कहूँगा कि मिलजुल के वो एक सच्चे इंसान के रूप में वो थे, तभी उनको इतना समर्थन मिला था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसमें जब किताब कोई पढ़ेगा तो देखेगा, वो पूरी योजना बनी थी। टोटल 81,000 आदमियों से कमिटमेंट लिया गया था कि फर्स्ट फेज में इतने हजार आदमी आएंगे, सेकेंड फेज जब सक्सेस होगा फर्स्ट फेज तो सेकेंड फेज में इतने जुड़ेंगे, थर्ड फेज में टोटल 1 लाख आदमी जुड़ जाएंगे। तो ये सब आर्काइवल एविडेंस है। अब वो शुरू में ही, जैसे भाई सत्य है कि कुछ लोग उसमें अपनी भूमिका का ठीक से निर्वहन नहीं किए, अंग्रेजों से मिल गए, ये भी है, ये तो महाभारत काल से। जी बिल्कुल। तो वो फर्स्ट फेज से ही फेल हुआ, तो आगे लोग जुड़ नहीं पाए। लेकिन अगर 80,000 आदमी कमिट करते हैं, 81,000 कमिट करते हैं, आप समझ सकते हैं कि उस समय अंग्रेजों का क्या आतंक था और क्या चीज़ें थी। तो आखिर वो ये जानते थे ना कि अगर हम असफल हुए तो मारे जाएंगे। और 2.5 महीना लग गया गवर्नर काउंसिल को ये डिसाइड करने में, 23 जुलाई से लेके और 18 अक्टूबर तक, कि जगत सिंह जी को कहाँ रखा जाए। देश में रखने में उनको खतरा महसूस हो रहा था। तो 18 अक्टूबर 1799 को गवर्नर काउंसिल ने डिसाइड किया कि इनको डिपोर्ट किया जाए सेंट हेलेना, साउथ अफ्रीका, जो कि यहाँ से 10,000 किलोमीटर और लगभग 7,500 समुद्री मील दूर है। तो आप कोई भी विद्वान ये समझ सकता है कि ये प्रथम व्यक्ति थे भारत के जिनको सेंट हेलेना भेजा जा रहा था। और सेंट हेलेना प्रसिद्ध हुआ है जब 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को हार के पराजय के बाद वहाँ कैद किया गया। तब लोग सेंट हेलेना जाने, क्योंकि वो एकदम निर्जन द्वीप साउथ अफ्रीका में। तो जब इनको 18 अक्टूबर 1799 को गवर्नर काउंसिल का फैसला हुआ, 19 अक्टूबर को इनको फोर्ट विलियम जेल में ये जानकारी दी गई कि आपको सेंट हेलेना जाना है। 20 अक्टूबर को इनको सेंट हेलेना ले जाने के लिए हुगली नदी, पब्लिक गंगा नदी आप कह सकते हैं, क्योंकि वो गंगा ही है, हुगली डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, तो उसको हुगली नदी कहते हैं, जो वो समुद्र में जहाँ मिलती है। तो ये काफ़ी बड़ा जहाज़ था, ऑस्ट्रेली थर्ड, जिसमें कि इनको आरोहण के लिए ले जाया जा रहा था कि छोटी नाव से उस शिप में चढ़ाया जा सके, जो कि सेंट हेलेना ले जाना था इनको। लेकिन इन्होंने गंगा के किनारे के लाल ने गंगा सागर में ही, जहाँ हुगली मिलती है समुद्र में, गहरे समुद्र में, वहीं छलांग लगा दी और देश के मिट्टी में ही अपना प्राण त्याग। जी मित्रों, आपने सुना कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगत सिंह जी की
अनटोल्ड स्टोरी है। और जैसे मित्रों कई बार मैं कहता भी हूँ कि इतिहास को, सर भी इससे इत्तेफाक रखेंगे, इतिहास को 1947 के बाद बहुत से तोड़े मरोड़े गए हैं। जब आप सोच सकते हैं कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में डंकन द्वारा या किसी और के द्वारा खोज की हुई चीज़ों को अपना बता लेना यहाँ पे है, तो ये सहज समझा जा सकता है कि इनके साथ क्या हुआ होगा और इनके इतिहास को कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। लेकिन प्रदीप नारायण सर का जो है अथक भगीरथ प्रयास, और ये भगीरथ प्रयास मित्रों सफल हुआ। जैसे भगीरथ ने गंगा को उतार दिया था, वैसे सर ने जो है अथक परिश्रम रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा जो है एक चित्रार्थ किया और हकीकत को लाया। और बनारस के जो, अब मुझे तो बहुत आज गर्वान्वित हो रही, बहुत सी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी सर, आपके द्वारा मुझे पता चली। और मैं यूँ कहना चाहूँगा सर के लाशब्द के साथ कि 1857 की क्रांति से पहले का एक बहुत विस्फोटक क्रांति था और इसको इतिहास के पन्नों में सर दबा दिया गया। सर आपने यहाँ पे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च की चीज़ें और आती जाएंगी हम आपसे आग्रह करते जाएंगे और आप हमारे दर्शक। नहीं, काशी पे और रिसर्च हो रहा है, इंतजार कीजिए समय का। और कुछ एक आध पुस्तकें और आएंगी, जैसे उस पर इतिहासकार काम कर रहे हैं। तारीख़ बनारस, तोहफ़ा ताज़ा और बलवंत नाथ, जो कि एक आर्काइवल एविडेंस माना जाता है, उस पर भी काम हो रहा है कि इतिहास के इतर उसमें क्या चीज़ें लिखी गई हैं, क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत है, इतिहास क्या कहता है, उसमें क्या लिखा गया है। इसका एक इतिहासकार प्रयास कर रहे हैं और उसकी इंग्लिश में किताब अगले साल आने की, वो भी रिसर्च ग्रंथ आने की संभावना है। इससे बनारस के इतिहास में बिल्कुल साफ साफ स्थिति आ जाएगी, जो कि अभी तक धूल के गर्त में पड़ी हुई है। और काश ये रिसर्च केवल हिस्टोरिकल नहीं है, इस रिसर्च में समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी है कि उस समय का समाज क्या था। इस ग्रंथ में पॉलिटिकल साइंस है, उस समय की पॉलिटिकल चीज़ें क्या होती थीं। तो ये सारी चीज़ों को, और मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। मैं उन पूर्वजों के पैर के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। तो मैंने ये ज़रूर किया है कि निश्चल मन से परिश्रम की पराकाष्ठा की और सभी समिति के लोगों ने अपना अपना योगदान दिया, जिसकी वजह से ये किताब आई। और अभी भी इसका सेकंड एडिशन जब आएगा, एक तरीके से वो थर्ड एडिशन है बट वो सेकंड ही मानिए, अगले साल आएगा, तो उसमें और भी तथ्य सामने आएंगे बहु जगत सिंह के विषय में। और 2-3 तथ्य अभी तक मिले नहीं हैं। ये पर्शियन के बहुत बड़े विद्वान थे, इनको किसी मुगल ने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की टाइटल दी थी, बुलबुले हिंद की। तो ये अच्छे कवि भी थे, बट दुर्भाग्यवश इनका टाउन मेजर का वो रजिस्टर नहीं मिल रहा है जिसमें कैदी का हुलिया लिखा जाता था। 31 अगस्त 1799 का जब इनको कलकत्ता के फोर्ट विलियम में ले जाया गया, तो वो रजिस्टर भी नहीं मिल रहा है। इनकी कोई पोर्ट्रेट नहीं मिल रही है जिससे कि इनकी तस्वीर आ सके। सही जन्म तिथि अभी तक नहीं मिली है, डेथ की मिल गई है बट सही जन्म तिथि नहीं मिली है। और इनका पर्शियन के बहुत से लेटर मिले हैं, बहुत अच्छी इनकी राइटिंग थी, बहुत विद्वत्तापूर्ण लेटर हैं, बट इनके तस्करे, इनके कलाम, इनकी कविताएं दुर्भाग्यवश अभी तक हम लोग सफल नहीं हुए हैं। सर्च चल रहा है, क्योंकि कारण ये था कि 18 मार्च 1799 को जो ज़रूरी कागजात थे वो लेने के बाद 1.5 बुलकॉट कागजात यहाँ से गए थे, बाकी कोठी में आग लगा दी गई थी। इनकी लाइब्रेरी विश्व स्तरीय थी जिसमें तमाम ग्रंथ थे, सब आग के हवाले कर दिया गया। उस समय
अगर कहीं होगा तो वो लोग भी भाई भय से जनता हटा दी होगी, जो लोग होंगे हटा दिए होंगे, तो अभी तक हम लोग सफल नहीं हो पाए हैं उनके उस पहलू से पर्दा उठाने में। जी सर, प्रज्ञापुंज चैनल हार्दिक शुभकामना देता है कि जल्द से जल्द हम लोग को अपनी विरासत पता चले, और ये सबसे बड़ा हम लोग के लिए दिवाली और दशहरा तब होगा जब सारनाथ में पूरा लिखा रहेगा कि इसकी खोज करता जो है बाबू जगत सिंह जी हैं। और ये सबसे बड़ा हमारे चैनल और बनारस और मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष के लिए, जम्बूद्वीप के लिए ये बहुत बड़े उत्सव का दिन रहेगा। नेचुरली मैं प्रज्ञा को धन्यवाद दूंगा कि मुझ जैसे व्यक्ति को आपने आमंत्रित किया, एक साधारण व्यक्ति को, और बाबू जगत सिंह के बारे में आप इसको अपने चैनल पे चला रहे हैं, इसके लिए मैं और पूरी रिसर्च टीम की ओर से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और देखिए भविष्य में सारनाथ आएगा, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी साजिश है ये अंग्रेज़ों की। पहले तो इन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़ाया 1857 के बाद, उसके बाद इन्होंने बुद्ध धर्मावलंबियों को ये बताया कि सनातनी आपके विरोधी हैं, जबकि हम लोग हमेशा बुद्ध भगवान को हाथ जोड़ते हैं, हर हिंदू जोड़ता है, भगवान मानता है। तो ये सब साजिश है समाज को तोड़ने की, समाज को करने की, और ये साजिश नाकाम हुई है सारनाथ से। और मैं सबसे आग्रह करूँगा कि बोध गया में, नालंदा में ये सब आर्काइवल एविडेंस चेक होने चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री के। ईस्ट इंडिया कंपनी के दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। हर जगह इन लोगों ने अपने स्वार्थ से, अंग्रेजों ने, और बहुमूल्य सामग्री, सोना की चिड़िया हमारी कंट्री कही जाती थी, उसको लूटने के लिए उपयोग में किया है। और हम लोगों का वो दिन तब सार्थक होगा जब हम लोग उस खोए हुए कास्केट को दुनिया के किस म्यूजियम में रखा है, बुद्ध भगवान की जिसमें पवित्र अस्थियाँ थीं और उनके परिवार की ज्वेलरी रखी हुई थी, वो हम लोग वापस लाने में सफल होंगे। तो वो दिन ज़्यादा ऐतिहासिक होगा भारत के लिए और हम सारे भारतवासियों के लिए। बस सर एक ही रिक्वेस्ट, आग्रह के साथ कि जब भी अगर प्रज्ञापुंज को आवश्यकता पड़ी या इसकी जानने के लिए महान स्वतंत्रता सेनानी को, तो आप हमको समय जरूर देंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा जी, तब तक के लिए थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।